Good morning, all of students. Today we'll teach about the wave optics in physics. भौतिक विज्ञान में आज हम तरंग प्रकाश की नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर से पहले हम बताना चाहेंगे कि आवर वीडियो इज आल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देखने के लिए सब लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT। अब चलते हैं तरंग प्रकाश की क्या है। तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाश की में हम प्रकाश के बारे में इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। जो पिछली वीडियो में आप प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं, प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में आप जान चुके हैं। इसमें हम प्रकाश की कुछ अन्य घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित कर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं। जैसे प्रमुख तथ्यों के बारे में हम नज़र डालते हैं। नंबर 1 है प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। इन तथ्यों के अतिरिक्त प्रकाश में कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कांपटन प्रभाव आदि आदि विभिन्न प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। प्रकाश की प्रकृति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए। क्यों प्रतिपादित हुए? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इनके अलावा जो ये 5 मुख्यतः घटनाएं हैं, इनको समझने के लिए, इन घटनाओं को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश की द्वैती प्रकृति आदि। सबसे पहले हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम परावर्तन और अपवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। इसके बाद व्यतिकरण, विवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे, जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यारोपण की घटना भी आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। विवर्तन की घटना का भी अध्ययन करेंगे। हाइगेंस फ्रेनल सिद्धांत पर आधारित घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। ध्रुवण की घटना का भी अध्ययन करेंगे, चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। तो अब हम ले चलते हैं आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के बारे में अपनी क्या व्याख्या की कि हम जानते क्या हैं कि जो हाइगेंस हैं, हाइगेंस नामक जो वैज्ञानिक हैं, हाइगेंस नामक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1678 ईस्वी में डच वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक हैं, 1678 ईस्वी में जो डच के रहने वाले हैं, डच वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1678 ईस्वी में प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हाइगेंस का मानना ये था कि जो प्रकाश है ये अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करता है। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो तरंग हैं वो तरंग 2 प्रकार की होती हैं, और दोनों तरंगों के जो भाग होते हैं वो यांत्रिक तरंगों के भाग होते हैं। यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आपने अध्ययन किया है, और हम रूबरू करवाते हैं कि यांत्रिक तरंगों के जो 2 भाग हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो किस तरह से होते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए आपने यांत्रिक तरंग में आपने पढ़ा है, यांत्रिक तरंग में आपने जाना कि जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो बिना माध्यम की उत्पन्न नहीं होती हैं, अर्थात यांत्रिक तरंगों को उत्पन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर जाना होगा कि यदि दीवार में किसी रस्सी को बांध दिया जाए, एक सिरे में रस्सी के एक सिरे को दीवार से बांध दिया जाए और दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर हिलाया जाए, तो उसमें कुछ इस प्रकार की तरंगें दिखाई देती हैं।
और उस तो हम जब हमने दीवार से रस्सी के एक सिरे को बांधा, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ा और फिर उसमें इस तरह की तरंगें उत्पन्न की, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता हुई। कोई अगर तालाब है, तालाब में पानी है और उस पर अगर हम कोई पत्थर मारते हैं तो उसमें इस प्रकार से ऐसे लहरें उत्पन्न होती हैं जो लाख तक जाती हैं, किनारे तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से हम यांत्रिक तरंगों को उदाहरण के द्वारा इस तरह से समझते हैं और इन दोनों प्रकार की तरंगों के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस का कहना क्या था कि जो तरंगे हैं और जो प्रकाश है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार करता है, ध्वनि की भांति व्यवहार करता है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार करता है, ऐसे हाइगेंस के कथन थे। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश यांत्रिक तरंगों की भांति व्यवहार करता है, यांत्रिक तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग की भांति अगर व्यवहार करता है, यांत्रिक तरंग में हाइगेंस ने बताया कि अनुदैर्ध्य तरंग की भांति प्रकाश व्यवहार करता है, तो यदि अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार करता है तो उसे माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हाइगेंस से जब सवाल ये किया गया कि ऐसा कौन सा माध्यम है जो प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक है और जिससे होकर के प्रकाश संचरित होता है, तो हाइगेंस का जवाब था कि एक सर्वव्यापी माध्यम जो संपूर्ण वायुमंडल में समान रूप से व्याप्त है, ऐसा एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की जो समान रूप से संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त है। हाइगेंस ने ऐसे माध्यम का नाम बताया ईथर। और ईथर नामक जो पदार्थ है, इस पदार्थ की हाइगेंस ने कल्पना की कि ईथर नामक जो पदार्थ है संपूर्ण वायुमंडल में समान रूप से व्याप्त है और इससे होकर के प्रकाश संचरित होता है, इसीलिए प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करता है और जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो यांत्रिक तरंग का ही भाग है। सवाल ये है कि करोड़ों वर्षों से सूर्य के इतने तीव्र विकिरण को सहते हुए ईथर नामक पदार्थ आज तक नष्ट नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के इतने तीव्र विकिरण को सहते हुए और उसी समान रूप से संपूर्ण वायुमंडल में समान रूप से व्याप्त है? ऐसा कठोर पदार्थ, ऐसा मजबूत पदार्थ ईथर नामक पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है? और इतनी कठोरता, इतनी मजबूती ईथर नामक पदार्थ में कैसे है कि करोड़ों वर्षों से सूर्य के विकिरण को सहता आया और आज तक उसी रूप में व्याप्त है, अभी तक नष्ट नहीं हुआ। तो जब हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने ऐसे पदार्थ की कल्पना की, तो इस कल्पना के आधार पर देखा गया कि हाइगेंस के द्वारा जो हमारी घटनाएं हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, तो उसमें से व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या की जा सकी, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। अतः हाइगेंस के द्वारा जो बताया गया सिद्धांत था वो विफल हो गया और अंततः हाइगेंस को यह मानना पड़ा कि प्रकाश को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से फिर न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश का मूल रूप है वो कणों की भांति व्यवहार करता है और जो छोटे छोटे कणों की भांति व्यवहार करता है और ये कणों का एक समूह इकट्ठा होता है और जो कणों का ये समूह इकट्ठा हो जाता है, ये कणों का समूह ही एक तरंग का रूप ले लेता है। इसलिए हम प्रकाश को कहते हैं कि प्रकाश दो रूपों में व्यवहार करता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। ये छोटे छोटे कण मिलकर के एक तरंग का रूप तो ले लेते हैं, लेकिन इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह बात आपको यहाँ से स्पष्ट है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है और जब निर्वात में चलता है तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस की और पुष्टि जो की गई वो उसमें मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत में की गई। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत में इसकी पुष्टि की गई कि प्रकाश जो है वो यांत्रिक तरंगे नहीं है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और जिस प्रकार से यांत्रिक तरंगों के दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, सेम उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके भी दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी दो पार्ट हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यहाँ पर मैंने बताया कि हाइगेंस ने सर्वप्रथम यांत्रिक भी माना और यांत्रिक में अनुदैर्ध्य का पार्ट माना, लेकिन अनुदैर्ध्य नहीं है। अनुदैर्ध्य ना होकर के
कैसा है, अनुप्रस्थ है, लेकिन यांत्रिक तरंगों का भाग नहीं है। किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इस सिद्धांत की पुष्टि मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत में की गई। इस प्रकार से हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसकी व्याख्या हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में बताया गया कि हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, कोई स्रोत है और उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तरंगों के रूप में, तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान कला में होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। इस हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक।